एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपने इनकम टैक्स में। लास्ट क्लास में हमने जहां तक पढ़ा था वहां से हम आगे चलेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में अपना यूज ऑफ प्रॉपर्टी तक हमने कर लिए थे कि प्रॉपर्टी का यूज क्या क्या होगा कि जो हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिट रेंट का। ठीक है ना, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से समझना कि हमारा कंपोजिट रेंट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग आज एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट रेंट का। बच्चों, कंपोजिट रेंट का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना कि आपको जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, जो आपको प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, उसके साथ आपको कुछ फैसिलिटी भी दे रखी है। उसके साथ आप लोगों को क्या दे रखा है, कुछ फैसिलिटी भी दे रखी है, जैसे गैस की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी। ठीक है ना, ठीक है, आपको लिफ्ट की फैसिलिटी। ठीक है, आपको कोई फर्नीचर दे रखा है, आपको कोई मशीनरी दे रखी है। ठीक है, आपको बच्चों जैसे आपका जो होता है हमारे बिजनेस उसमें क्या कहते हैं, घर में जो फैसिलिटी होती है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी के साथ साथ ये एमिनिटीज भी दे रखी है। ठीक है, ये एमिनिटीज भी दे रखी है बच्चों, और ये फैसिलिटी और घर की फैसिलिटी मिला के आपसे रेंट लिया जा रहा है। ठीक है, आपसे सिर्फ प्रॉपर्टी का रेंट नहीं लिया जा रहा है, इन फैसिलिटी का भी रेंट लिया जा रहा है। ठीक है, जो आपको फैसिलिटी दी जा रही है, इन दोनों को मिलाकर जो लिया जा रहा है, आपसे रेंट लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों कंपोजिट रेंट। क्या कहते हैं, कंपोजिट रेंट। अब जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है और ये जो इससे इनकम हो रही है, ये दोनों अलग अलग है। अब जरा इनको ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, तो कंपोजिट रेंट का मतलब समझ आ गया होगा कि बच्चों प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने सिर्फ आपको प्रॉपर्टी दे रखी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको ये फैसिलिटी भी दे रखी है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, फर्नीचर, मशीनरी, वाटर, ये सब आपको उस घर में प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एमिनिटीज भी दी जा रही है। तो आपके पास बच्चों जो रेंट आया वो आया कंपोजिट रेंट। क्या आ गया, कंपोजिट रेंट। ठीक है ना, अब इस रेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर ये सेपरेबल है, सेपरेबल, ठीक है ना, सेपरेबल है, जो आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, यानी कंपोजिट रेंट, प्रॉपर्टी प्लस इन सारी फैसिलिटी को मिला के जो रेंट मिल रहा है कंपोजिट रेंट, अगर वो सेपरेबल है तो ठीक है। तो बच्चों सेपरेबल है तो जो ये एमिनिटीज मिल रही हैं, ये जो एमिनिटीज आपको मिल रही है और जो आपकी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी जो रेंट पे दे रखी है, तो उससे जो आपको कंपोजिट रेंट मिल रहा है, अगर वो रेंट सेपरेबल है, प्रॉपर्टी का अलग और एमिनिटीज का अलग, दोनों आप उसको सेपरेट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, इन फैसिलिटी का रेंट को अलग कर पा रहे हैं आप और इसको अलग। अगर सेपरेबल पोजीशन में है कि आप हाँ बता पा रहे हो कि भाई प्रॉपर्टी का इतना है, जैसे सपोज एग्जांपल मान लेते हैं, इस प्रॉपर्टी प्लस ये फैसिलिटी का रेंट आप 50,000 ले रहे हो। ठीक है ना, कितना ले रहे हो बच्चों, 50,000, 50K। अब आप इसे सेपरेट कर पा रहे हो इस कंपोजिट रेंट को कि भाई जो ये एमिनिटीज मिल रही है उसका तो बच्चों 20K है और जो प्रॉपर्टी हमारा 30K है, फिर तो ठीक है। तो बच्चों ये तो चले जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और ये चले जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, ध्यान से समझना, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चों ये कंपोजिट रेंट सेपरेबल है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमें इन सारी फैसिलिटी का 50K मिल रहा है, तो 50K रेंट अगर सेपरेबल है तो जो प्रॉपर्टी वाला है, यानी जो प्रॉपर्टी वाला है वो तो चले जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, और ये आपका चले जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है ना, अगर ये सेपरेबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है बच्चों, यानी इनसेपरेबल है,
ठीक है, कि आप बोल रहे हो कि हमें 50K तो मिल रहा है, पर हम आपको बता नहीं सकते कि प्रॉपर्टी का कितना है और इसका कितना है। आप ये कह रहे हो कि टोटल 50K, और हम ये नहीं बता पाएंगे कि भैया हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं कि इन फैसिलिटी का कितना और इस प्रॉपर्टी का कितना। तो बच्चों ये फिर टैक्सेबल होगा आपका पीजीबीपी में या फिर अदर सोर्स में, ठीक है ना, अदर सोर्स में। तो ये फिर किस में टैक्सेबल होगा, या तो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। हाँ, फिर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। फिर से समझ लो, आपको जो कंपोजिट रेंट मिल रहा है, अगर आप उसे सेपरेट कर पा रहे हैं, आप बता पा रहे हो कि प्रॉपर्टी का कितना और एमिनिटीज का कितना, तब तो ठीक है। तो जो एमिनिटीज वाला होगा बच्चों, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाएगा, जो इनकम हो रही होगी उससे, और जो प्रॉपर्टी से हो रही होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चले जाएगा, ठीक है। बट आप कह रहे हो कि भैया मुझे 50K तो मिल रहा है पर मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, तो बच्चों फिर वो पीजीबीपी में होगा टैक्सेबल या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा टैक्सेबल, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट रेंट वाला एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिया। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है ये। तो बच्चों कंपोजिट रेंट जब भी मिलेगा, अगर उसमें से ये सेपरेटेबल है, तो हम इनको माइनस करके फिर अपनी प्रॉपर्टी की जो इनकम होगी उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तभी आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में है, ठीक है ना। तभी ये बच्चों जो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। बट आप कह रहे हो कि मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, इनसेपरेबल है, कि भैया मुझे नहीं पता कि मेरे प्रॉपर्टी का कितना मिल रहा है, फैसिलिटी का कितना मिल रहा है, तो फिर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं कर सकते। आप टैक्सेबल करोगे या तो पीजीबीपी में या अदर सोर्स में, ठीक। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को आज एनुअल वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। आज हम लोग एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक। चलिए, तो मैं ये रब कर दूं, ये आप लोगों ने नोट डाउन भी कर दिया होगा। इजी है बच्चों, ये कितने कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत छोटा टॉपिक था ये, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा बच्चों एनुअल वैल्यू का, ठीक है ना। तो हम लोग एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे आज की क्लास में। सर हम आपसे एक बात पूछें? पूछो, क्या बात पूछना चाह रहे हो? सर ये एनुअल वैल्यू निकालना क्या इंपॉर्टेंट है? बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का स्टार्ट ही यहां से होगा कि हम लोग एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, क्या होता है ये लीजिए। हम निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ, अच्छा हम लोग निकालना सीख रहे हैं एनुअल वैल्यू, ठीक है। क्या निकालना सीख रहे हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है बच्चों? इसका शॉर्टकट में हम बोलते हैं जीएवी, ठीक है ना। हम ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सब डिस्कस करूंगा। पर पहले लिखने वाला कार्य कर लो आप लोग मेरे साथ, ठीक है ना। लीजिए बच्चों, तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं, स्टेप 1। फिर स्टेप 2 की बात करेंगे। हम लोग 3 स्टेप फॉलो करेंगे और अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। और स्टेप 3 ये लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है बच्चों इसमें म्युनिसिपल वैल्यू, उसके बाद आता है हमारा फेयर रेंट, उसके बाद आता है हमारा आंसर ऑफ स्टेप 1, फिर आता है बच्चों स्टैंडर्ड रेंट, फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप में स्टेप ऑफ आंसर ऑफ स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट या एनुअल रेंट, ठीक है ना। एनुअल रेंट या एक्चुअल रेंट, ठीक है। ध्यान रखोगे? सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। एनुअल रेंट या एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो बच्चों इससे जो आंसर निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड आवर जीवी, जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। क्लियर है?
अब इसको समझते हैं बच्चों। सबसे पहले समझते हैं जीएवी क्या है। बच्चों हमें अपने हाउस की, ठीक है ना, अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर रहे हैं तो हमें अपनी इनकम की, अपनी प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ग्रॉस मतलब इसमें से अभी कुछ भी लेस नहीं हुआ है तो हम इसे एनुअल वैल्यू कहेंगे, और कुछ भी लेस नहीं हुआ है वो लेस क्या क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, तो हम इसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, क्लियर। तो अब ये फाइंड आउट कैसे किया जाता है बच्चों, ये आएगा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टेप 1। इन दोनों में जो हायर होगा उसे लेंगे हम स्टेप नंबर 1 में, और इन दोनों में जो लोअर होगा उसे लेंगे स्टेप 2 में। 3 में ट्रांसफर होगा यानी, और इन दोनों में जो हायर होगा बच्चों दैट इज आवर जीएबी। ठीक है, मैं आगे बात बताऊंगा कि जीएबी के बाद क्या होगा, पर वो हमारी क्या आएगी, जीएबी। ठीक है, तो बच्चों इसमें एच एल एच वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है, एच एल एच, हायर लोअर हायर। सर ये हायर लोअर हायर हम याद कैसे करेंगे, अरे बहुत इजी, एल एच एल एच याद कर लो बच्चों। कैसे, आप इसको एक कॉन्सेप्ट में समझ लो। ठीक है ना, एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी, ये आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप अपने न्यू क्लास में आते हो, ठीक है, आपके पास नई नई बुक आती है, ठीक, आप याद करो अपनी 10th 12th तो कैसे करते थे आप लोग, अभी भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत तो होता है, पर अब आप लोग यूज्ड टू हो चुके हो, कहते हैं देखा जाएगा जो होगा, है ना। बट ऐसे नहीं, अगर समझे, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो क्या होता था, जब हम न्यू क्लास में जाते थे, न्यू बैग मिलता था, न्यू बुक्स मिलती थी, तो हमारा पढ़ने का जो लेवल होता था उस समय हाई होता था। स्टार्टिंग में जब हम न्यू क्लास में जाते थे, हमें नई नई बुक वगैरह, नए बैग, नई ड्रेस मिलती थी, तो हमारे पढ़ने का लेवल क्या होता था, हाई होता था। फिर थोड़े दिनों 2-3 महीने बीतते थे, हम लोअर होते जाते थे, ओहो ठीक है कोई बात नहीं पढ़ लेंगे, हम बिल्कुल पुरानी हो गए, बुक बैग पुराना हो गया, तो हमारा क्या हो जाता था, लो जो हमारा लेवल होता था स्टडी का वो लोअर हो जाता था। और फिर आ जाते थे बच्चों आप लोगों के एग्जाम, और एग्जाम के टाइम पे फिर आप क्या हो जाते, हाई हो जाते थे, यार पास होना है, कैसे भी पास होना है, पढ़ना है। तो बच्चों इसी को आप लोग याद रखोगे कि हाई, लो और हाई, तो आप भूलोगे नहीं। जब न्यू क्लास में जाते थे तो आपका पढ़ने का जो लेवल होता था वो हाई हो जाता था, और थोड़े दिनों बीतने पे, 3-4 महीने बीतने पे आप लो होते चले जाते थे। बट जैसे ही एग्जाम आते थे तो आप क्या करते थे, आप फिर से हाई हो जाते थे कि भाई अब एग्जाम 1 महीने बचे हैं, 15 दिन बचे, पास होना है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से याद रखेंगे कि आप हाई लो हाई, ठीक है ना। अब इसमें हमें दोनों में जो हाई है वो चले जाएगा आंसर ऑफ स्टेप 1 यहां पर, और इन दोनों में जो लोअर है बच्चों वो वहां चले जाएगा, और एक्चुअल रेंट इन दोनों में जो हायर है दैट इज हमारी जीएबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी की फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों ये जो वैल्यू होती है ना एनुअली होती है, ठीक है ना, हम इसे पर ईयर के बेस पे काउंट करते हैं। अगर कोई मंथली डेटा दिया होगा तो हम उसको ईयरली चेंज कर लेंगे, बट नॉर्मली ये डेटा जो गिवन होता है हमें एनुअल बेस पे ही गिवन होता है। बट फिर भी ध्यान रखना एग्जाम में, अगर ये डेटा हमें मंथली बेस पे दिया है तो हम उसको एनुअली बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं, उसमें समझ आ जाएगा। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है मिस्टर राम्स ऑन 3 हाउसेस इन नोएडा, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। कह रहा है पर्टिकुलर हाउस 1 है, देखो बच्चों हाउस 2 का डेटा गिवन है, हाउस 3 का डेटा गिवन है। कह रहे हैं अब पहले हम हाउस 1 का करते हैं, लीजिए हम लोग किसका कर रहे हैं बच्चों, हाउस 1 का, ठीक है। तो देखो हाउस 1 में क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यू है 4 लाख, फेयर रेंट है 6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है 4,80,000 एंड एक्चुअल या एनुअल रेंट है बच्चों 7,20,000, ठीक है ना। सर ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है बच्चों, जिस लोकेशन में आपका घर सिचुएटेड है, आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, तो उस एरिया का जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी, वो डिसाइड करती है कि प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू ईयरली बेस पे क्या होगी, तो उसे हम कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। उसको वहां की म्युनिसिपल जो डिपार्टमेंट होता है बच्चों वो डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद है फेयर रेंट।
फेयर रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों कि आप जैसे सेम प्रॉपर्टी सेम लोकेशन में नॉर्मली कितने रेंट पर है, ठीक है ना, तो वो उसे कहा जाता है फेयर रेंट, कि आपके एरिया में आप जैसी प्रॉपर्टी, आप जितना स्पेस आपका है वो फेयरली कितना रेंट लोग उसका चार्ज कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है फेयर रेंट, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों स्टैंडर्ड रेंट। जो स्टैंडर्ड रेंट है ना बच्चों, उसे रेंट कंट्रोल एक्ट डिसाइड करता है एवरी ईयर, कि भैया इस एरिया का स्टैंडर्ड रेंट क्या होना चाहिए। कौन डिसाइड करता है? रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों आपका एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब जो आपको उस प्रॉपर्टी से रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना, जो आपने रेंट पे दे रखी है, ठीक है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू जो वहां की म्युनिसिपल डिपार्टमेंट बच्चों फिक्स करती है ईयरली बेस पे। फेयर रेंट उस लोकेशन में आप जैसी प्रॉपर्टी का, जैसा आपके पास प्रॉपर्टी ऐसे औरों के पास भी प्रॉपर्टी होगी या घर होंगे, तो उसका रेंट फेयरली क्या होना चाहिए वो होता है। उसके बाद है बच्चों स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट को कौन डिसाइड करता है? रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना। आपका जो भी स्टेट होगा उस स्टेट का, ठीक है, जैसे आपका यूपी है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, ठीक है ना, तो ये वहां का जो स्टेट एक्ट होता है, स्टेट का रेंट कंट्रोल एक्ट, वो डिसाइड करता है बच्चों, ठीक। और उसके बाद है एक्चुअल रेंट, ये एनुअल रेंट जो आपको अपने टेनेंट से रिसीव्ड हो रहा है, ठीक। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हाउस वन, मैंने क्वेश्चन पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो देखो म्युनिसिपल वैल्यू है 4 लाख, तो हम लिख देंगे 4 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, फेयर रेंट है बच्चों 6 लाख, लीजिए 6 लाख, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट है 4,80,000, तो स्टैंडर्ड रेंट है बच्चों 4,80,000। उसके बाद देखो आप लोग क्या लिखा हुआ, एक्चुअल रेंट है 7,20,000, तो बच्चों एक्चुअल रेंट है 7,20,000, ठीक है ना। ये हमें ईयरली गिवन है बच्चों, एनुअली होता है। अगर ये मंथली है तो हम एनुअली बना देते हैं, ठीक। अब देखो इन दोनों में क्या लेंगे, आप लोग करो आंसर। चलो मैं वेट कर रहा हूं, मैंने अभी आप लोगों से इसका है, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इन दोनों में से कौन सा लेंगे बच्चों, बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे, 4 लाख या 6 लाख, कमेंट करो। मैं आपको 5 सेकेंड देता हूं। चलो 5 सेकेंड कंप्लीट हुए। तो देखो बच्चों क्या लिखा है इन दोनों में, हायर, तो आ जाएगा 6 लाख, ठीक है, क्लियर। चलो फिर से कमेंट करो, इन दोनों में से किसको लेंगे जो आंसर पे स्टेप 2 चले जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बताया इस बार तो आप लोगों ने बच्चों, दोनों में लोअर यानी 4,80,000, दोनों में कम कौन सा बच्चों, 4,80,000, ठीक है। अब आ जाएगा मेरा आंसर जीएवी, तो जीएवी दोनों में से कौन सा लेंगे, चलो बताओ जीएवी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जीएवी क्या आएगी। हाँ जी बिल्कुल सही बताओगे आप लोग, मुझे भरोसा है। तो बट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इन दोनों में क्या लेना है, हायर, तो ये आ गया बच्चों 7,20,000, लीजिए, ठीक है ना। तो इसकी जीएवी आ चुकी है बच्चों। अब ये हाउस 2 की जीएवी आप निकाल के बताओ, ठीक है ना। हाउस 2 की देखो क्वेश्चन में हाउस 2 के आप लोगों को निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। मैं हाउस 3 का करवाता हूं आप लोगों को, हाउस 2 का आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हाउस 2 का जीएवी आया है, जो भी आया हो वो बताना, ठीक। चलिए तो इसे रब कर देते हैं, ये लीजिए बच्चों, अब इसे मिटा देते हैं। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद हो क्या होगा, तो अब मैंने मिटा दिया बच्चों इसे, ये लीजिए, ये तो हमें निकालना है जीएवी। अब नहीं बताऊंगा मैं कौन सा क्या होगा, अब आप लोगों को याद रखना है एचएलएच कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो हाउस 3 आप लोगों को करवा रहा हूं, तो देखो हाउस 3 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू लिखी है 1 लाख, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों फेयर रेंट लिखा है 1,20,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों स्टैंडर्ड रेंट हमें गिवन नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद बच्चों हमारा एक्चुअल रेंट है 90,000, ये लीजिए। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, हमें स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, ठीक है ना, तो हम स्टेप 2 को अप्लाई भी नहीं करेंगे। क्यों, अगर बच्चों में इसे अप्लाई करता हूं तो देखो 1 लाख 1,20,000, इन दोनों में कौन सा होगा, हायर यानी 120, और इन दोनों में लोअर
यानी फिर 120 और 0, यहां तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, ध्यान से समझो। ये वाला स्टेप अगर हमें स्टैंडर्ड रेट गिवन नहीं है, हमें दोनों देखो यहां से आंसर आता वो यहां लिख देते और स्टैंडर्ड रैंक, पर स्टैंडर्ड रैंक तो गिवन नहीं है, तो हम इस वाले स्टेप को भी फॉलो नहीं करेंगे। ध्यान से समझ लो, एग्जाम में गड़बड़ मत कर देना बच्चों। हमें स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है तो हम स्टेप 2 को फॉलो नहीं करेंगे। जो भी हमारा स्टेप 1 का आंसर आ जाएगा वो डायरेक्टली हम स्टेप नंबर 3 में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि मेरा इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रेंट तो गिवन नहीं है। तो देखो इन दोनों में कौन सा आएगा बताओ मुझे, हाँ बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट करो। लो 1,20,000 और इन दोनों में से कौन सा आएगा, वो आ जाएगी हमारी GAV। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लो बच्चों इन दोनों में कौन सा लेंगे, हायर, ठीक है ना, HLH। तो बच्चों H और ये एप्लीकेबल नहीं हुआ तो फिर से H ही अप्लाई हो गया कि दोनों में से हायर, ठीक है ना। सेकंड वाला हाउस का आप लोगों को करना है। तो ये बच्चों मेरा कंप्लीट हो गया। हम लोग अच्छी तरीके से प्रॉपरली सीख गए कि हम किस तरीके से निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना और कुछ नहीं। अब आप ध्यान रखना, जैसे बच्चों ये वाला स्टेप क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि इस स्टेप में स्टैंडर्ड रेंट गिवन होना चाहिए था, वो तो हमें गिवन ही नहीं था। तो हमने स्टेप नंबर 2 को फॉलो ना करके डायरेक्ट फर्स्ट का आंसर 3rd में ट्रांसफर करके अपना GAV को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब बात खत्म होती है GAV की, तो मैं इसको रब कर दूं, ये लीजिए। ठीक है, अभी हमें इसी पे थोड़ा सा एक काम और करना है बच्चों, ध्यान से समझना आप लोग। अब हमें निकालना सीखा है NAV। हैं सर NAV क्या होता है? बच्चों देखो ध्यान से, जो हमारा GAV आ जाए आंसर, जब हमारा GAV आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, GAV कैलकुलेट करना सीख गए ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। अब इसमें से बच्चों लेस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है ना। म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा NAV। NAV बोले तो नेट एनुअल वैल्यू। मैंने बोला था ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से कुछ लेस होगा, तो बच्चों वो क्या लेस होगा, हमारा म्युनिसिपल टैक्स, जो हम जिस एरिया में या जिस स्टेट में या जिस बच्चों हमारा जो भी लोकेलिटी होता है वहां की जो लोकल अथॉरिटी होती है यानी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, वो हमसे टैक्स लेता है, जिसे कहा जाता है म्युनिसिपल टैक्स। वो प्रॉपर्टी पे लेता है। तो जो म्युनिसिपल टैक्स हम पे करेंगे, तो GAV में से म्युनिसिपल टैक्स को अगर पे कर दें तो बच्चों जो हमारा रिजल्ट आता है उसको कहते हैं हम नेट एनुअल वैल्यू। अब सारी बात यहीं पे है कि सर ये म्युनिसिपल टैक्स कौन सा लेस होगा। बच्चों ध्यान से समझना, अब हम म्युनिसिपल टैक्स पे ही बात कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। लीजिए, तो ये रब कर दे रहा हूं मैं, आप लोगों को पता चल गया। अब जरा म्युनिसिपल टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। ये लीजिए म्युनिसिपल टैक्स। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स जो होगा ये सबसे पहले ये पेड बाय ओनर भी हो सकता है, पेड बाय ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, और पेड बाय टेनेंट जिसने किराए पे लिया है, ठीक है ना। पेड बाय ऑनर और पेड बाय टेनेंट। अगर ये ऑनर ने पे किया है तभी आप GAV में से लेस करोगे, GAV में से लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो। बिल्कुल मैं रिपीट करूंगा, क्या दिक्कत की बात है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। बच्चों म्युनिसिपल टैक्स को आप लोगों के पास जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें ऑनर भी पे कर रहा होगा कभी कभी, और कभी कभी आपका टेनेंट भी पे कर रहा होगा, या दोनों ही पे कर रहे होंगे। तो याद रखना यहां पे जो लेस होगा वो पेड बाय ऑनर वाला होना चाहिए, ठीक है ना। यानी टेनेंट वाले को इग्नोर करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, इग्नोर, ठीक है ना। क्या कर देंगे बच्चों, इग्नोर, हम इसको यहां पे लेस नहीं करते हैं। तो यह क्या बात हुई कि GAV में से लेस होगा म्युनिसिपल टैक्स
पेड बाय ओनर, ठीक है ना, पेड बाय ओनर। अगर टेनेंट ने पे किया है तो वो यहां पे लेस नहीं होगा, वो कहां पे जाएगा मुझे नहीं पता बच्चों, पर वो यहां पे लेस नहीं होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और करते हैं, सर ये म्युनिसिपल टैक्स जो पेड बाय ऑनर है, अगर ये आउटस्टैंडिंग हुआ तो, मतलब ड्यू तो हो गया पर हम पे नहीं कर पाए, आउटस्टैंडिंग हुआ तो क्या हम तब लेस करेंगे? मान लो आपके क्वेश्चन में लिखा आया कि म्युनिसिपल टैक्स ₹10,000 ड्यू बट नॉट पेड या आउटस्टैंडिंग, तो क्या लेस होगा? नहीं भाई, नहीं, पेड होना चाहिए, ठीक है ना, पेड होना चाहिए। तो सर पेड का मतलब कि अगर ऑनर ने पे कर दिया है तो हम यहां पे लेस कर देंगे? बिल्कुल कर दोगे। पे किसने किया है? ऑनर ने। अगर सर आउटस्टैंडिंग है तो लेस नहीं करेंगे। बट अगर सर मान लो कि ऑनर ने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है बच्चों, तो क्या लेस करेंगे? हाँ, पेड बाय ऑनर हो चाहे एडवांस में हो तो हम यहां पे लेस कर देंगे, ठीक है, अलाउ है। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? मुझे लगता है म्युनिसिपल टैक्स बिल्कुल बढ़िया से आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा समझते, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर को ही हम यहां पे लेस करेंगे जीएवी में से, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है तो हम लेस नहीं करेंगे, पेड होना चाहिए, चाहे हमने एडवांस में ही क्यों ना पे किया हो तो हम लेस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात खत्म। अब हम लोग एनएवी कैलकुलेट करना सीखते हैं बच्चों। आपको जीएवी तो कैलकुलेट करना आता था, तो माइनस क्या करना है? सिर्फ एनएवी, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे तो हम लोग नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लेंगे, ठीक है ना। लीजिए तो मैं रब कर देता हूं और हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। हाँ, तो लीजिए बच्चों, जीएवी में से लेस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा एनएवी। क्या आ जाएगा? एनएवी। ये लो, तो ये आ जाएगा हमारा जीएवी। फुल फॉर्म है बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, फुल फॉर्म है एम टैक्स लिखा है म्युनिसिपल टैक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। शॉर्टकट है बच्चों एनएवी और फुल फॉर्म है नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब जीएवी तो आप लोगों को निकालनी आती है तो दिक्कत क्या है फिर, ठीक है ना। जीएवी आप लोगों को निकालनी आती है तो दिक्कत क्या है? चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर रोहित ऑन 2 houses इन दिल्ली, डिटेल्स विच आर एज अंडर, ठीक है ना। बच्चों जो मिस्टर रोहित है उनके कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं और उन्होंने कुछ डिटेल्स दे रखी है। कह रहे हैं म्युनिसिपल, तो मैं हाउस 1 का मैं करा रहा हूं बच्चों, हाउस 2 का आप लोग करना, ठीक है। कह रहा है हाउस 1 में, हाउस 1 देखो क्या क्या गिवन है। कह रहा है म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000, ठीक है, ये एनुअल वैल्यू है बच्चों, ईयरली। अगर मंथली होगा तो हम ईयरली बना लेंगे, पर नॉर्मली ये जो गिवन होता है एनुअली ही गिवन होता है, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चों? म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000, फेयर रेंट है 75,000, स्टैंडर्ड रेंट है 65,000, एनुअल रेंट है बच्चों या एक्चुअल रेंट कह लो आप 35,000 और म्युनिसिपल टैक्स है 12,000। पर देखो म्युनिसिपल टैक्स में कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है आउट ऑफ विच 2,000 ड्यू बट नॉट पेड। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जीएवी निकालते हैं, पहले तो जीएवी का ही काम है ना। लीजिए बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000, फेयर रेंट है बच्चों हमारा कितना है? देखो फेयर रेंट 75,000, स्टैंडर्ड रेंट है बच्चों हमारा 65,000 और एक्चुअल रेंट है बच्चों 35,000। चलिए तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद है? जीएवी कौन से बेस पे निकालते हैं? जल्दी से बताओ कौन सा लगाएंगे वो उस पे कॉन्सेप्ट। हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट करोगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इसमें। हाँ देखो, एक दो बच्चे आंसर करेंगे बस, मुझे पता है। अरे भैया HLH कॉन्सेप्ट, हाई लो हाई, अभी तो बताया था आप लोगों को, और वो आपको याद कैसे रखना है वो भी बताया था। लीजिए तो इन दोनों में बच्चों जो हाई है क्या है? 75, तो वो इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। आंसर ऑफ स्टेप 1 दोनों में जो हाई है।
अब इन दोनों में क्या लेना है, इन दोनों में लेना होता है, बताओ, लोअर। तो लोअर है बच्चों 65,000, और इन दोनों में क्या लेंगे, जो हमारी जीएवी आ जाएगी हाई, तो 65,000 हमारी जीएवी आ गई। अब बच्चों इसमें से लेस कर रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो देखो म्युनिसिपल टैक्स की लाइन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है म्युनिसिपल टैक्स पेड है 12,000, लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स जो है वो है 12,000, आउट ऑफ विच 2,000 ड्यू बट नॉट पेड। एक मिनट फिर से समझो, 12,000 टोटल म्युनिसिपल टैक्स है जिसमें से 2,000 पे ही नहीं किया, तो पे कितना क्या होगा ऑनर ने, ऑनर ने पे क्या होगा बच्चों 10,000, 10,000। तो हमें सिर्फ यहां पे 10,000 ही लेस करना है जो हमने पे कर दिया, और पेड बाय ओनर होना चाहिए। सर हम आपसे एक बात पूछो सर यहाँ पे कहां लिखा है कि पेड बाय ओनर है, ऐसा भी तो हो सकता है ये पेड बाय टेनेंट हो। हाँ बच्चों बिल्कुल, पर जब टेनेंट पे करेगा ना भाई, घर किसका, आपका, तो टैक्स कौन पे करेगा, आप पे करोगे, यानी आपके द्वारा जो म्युनिसिपल टैक्स पे हो रहा है वो नॉर्मल एक्टिविटी है, तो इसलिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पे किसने किया, यानी उसमें नॉर्मली आप ऑनर हो तो आप ही तो पे करोगे। यानी बच्चों अगर आपका टेनेंट यानी किराएदार पे करता है तो वो एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, तो वो एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई आपके टेनेंट ने पे किया, ठीक, ध्यान रखना। ये लीजिए, तो ये आ गया बच्चों आपका एनएवी 55,000, ठीक है ना। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, ड्यू आउटस्टैंडिंग को नहीं लेस करते हैं, सिर्फ पेड को लेस करते हैं। तो 12,000 में से कह रहा है कि 2,000 तो हमने पे ही नहीं किया है, तो पे कितना क्या होगा 10,000, ठीक है ना। तो बच्चों ये आंसर आ गया है मेरे हाउस 1 का। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हाउस 2 का आंसर आप लोग निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इसका राइट आंसर भी बता दूंगा आप लोगों को, बट हाँ फर्स्ट यू ट्राई, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से कंप्लीट है बच्चों आज की क्लास। आज मैंने आप लोगों को कंपोजिट रेंट बताया, जीएबी कैलकुलेट करना सिखाया और एनएबी सिखाया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोगों का पूरा बेस बन चुका है क्वेश्चन को करने के लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस